अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जी बच्चों, ये बता दीजिएगा आप लोगों को आवाज आ रही है, क्लियर है, स्क्रीन नजर आ रही है? गुड, आवाज क्लियर है। ठीक हो गया बच्चों, लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। थोड़ा सा पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, फिर हम कोर्स वगैरह की डिस्कशन करेंगे और कुछ मजीद बातें करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, एक रिक्वेस्ट है, अगर किसी का माइक ऑन हो तो वो ऑफ कर दे, उससे होता ये है कि बाकियों को डिस्टोर्शन जारी होती है, तो डिस्टोर्शन ना जाए बस। आप लोग वॉइस के अंदर क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं बाद में वॉइस ओपन करके, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ज़रा इसको म्यूट रखिएगा। जज़ाकल्लाह जी। मेरा नाम वसीम अकरम है, लेफ्ट हैंडेड बॉलिंग करवाता हूँ मैं। क्रिकेट से मेरा ताल्लुक है ऐसा नहीं है। मेरी क्वालिफिकेशन एसी है और नाम मेरा डेफिनेटली वसीम अकरम है, और पिछले कोई 7 एक साल से मैं टीचिंग की फील्ड में हूँ। आई हैव सर्व्ड इन राइस स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी, में बहुत सारे टीचर्स के साथ काम किया, कुछ उनसे सीखा, कुछ उनको सिखाया, तो इसी तरीके से चला। अल्हम्दुलिल्लाह जो आपका FAR 2 है, और FAR 2 के अंदर जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ पर एक मशहूर टीचर थे, बाद में बात करेंगे उसकी, तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कहने पे बहुत सारी चीज़ों को ऑप्ट भी किया, लाइक कंसोलिडेशन को टी काउंट के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। IS 21 के अंदर कुछ चेंजेस लेकर आए अपने सॉल्यूशंस के अंदर, और फिर कुछ मजीद चैप्टर्स भी थे जिसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इनपुट रहा, और मेरा अंदाज ज़रा सा टी काउंट वाला अंदाज होता था, उनका स्टेटमेंट फॉर्म वाला अंदाज होता था, तो मैं वो बाद में उनको कदरे आसान लगा टी काउंट वाला फॉर्मेट। अच्छा जी, राइस स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी में मैंने सर्व किया स्कैंस में, CA फाइनल में, BFD और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो आपकी CMA का हायर लेवल, उसके अंदर कुछ सर्व किया हुआ है। CMADC पर मैं सर्व कर रहा हूँ, नियर पीयर पे मैं करंटली सर्व कर रहा हूँ। ये 2 जगहों पे करंटली मेरा सर्विंग है। वेरी रेयर टीचर आपको मिलेंगे जिनका इंडस्ट्री का भी एक्सपोजर हो और वो थोड़ा सा ना हो, मीन्स 1-2 साल का इंडस्ट्री एक्सपोजर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 9 ईयर्स का और 9 ईयर प्लस का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। देखने में मैं शायद छोटा लगता हूँ, लेकिन असल में मैं अच्छी खासी एज का हूँ, और 20 साल से ज़्यादा मुझे CA फील्ड के अंदर हो चुके हैं। 7 साल ये हो गए, 9 7 16, और 5 साल मेरे आर्टिकल्स के। 5 साल उस जमाने में हुआ करते थे BCom बेस पर, मैंने आर्टिकल्स किए थे। जिस तरह से बाकी टीचर्स होते हैं, अक्सर बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया हुआ है, तो मैं ऐसा नहीं हूँ टीचर। मैं हूँ ज़रा फेल हो के पास होने वाला स्टूडेंट्स। हाँ, मैंने सेल्फ स्टडी के ऊपर कैफ जरूर किया था, विद आर्टिकल्स किया था, ये थोड़ी सी डिस्टिंक्शन आप कह सकते हैं। विद सेल्फ स्टडी किया था, पैसे थे कोई नहीं, आर्टिकल्स ज्वाइन हो गए थे, आर्टिकल्स किसी तरीके से किसी ने ज्वाइन करवा दिए, आर्टिकल्स के अंदर काम करता रहा, पढ़ाई करता रहा, सेल्फ स्टडी करता रहा। कोई मुश्किल पेश आई तो अपने सीनियर से पूछ लिया कि भाई ये वाला कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे है।
तो ये एक आधा सब्जेक्ट था सीएमए का जो ज़रा सा मुश्किल अब कंसिडर होता है, उस वक्त भी होता था। तो वो एक सीनियर थे जिन्होंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर दिया था बीएफ फाइनल का, उनसे कहा ज़रा सा थोड़ा सा आपने पढ़ाना है, तो उन्होंने 10-15 दिन मुझे तकरीबन 15 दिन उन्होंने भी पढ़ाया था। तो ये मेरी टोटल कोचिंग है जो मैंने ली हुई है। 1 महीना इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग भी पढ़ी थी एक सीनियर से। तो ये टोटल 1.5 महीने की मेरी कोचिंग क्लासेस हैं जो मैंने ली हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, पब्लिकेशन ऑफ बुक्स में जो मेरी हैं वो 2 पब्लिश्ड हैं इंशाल्लाह, रिवाइज्ड इस दफ़ा इन 2 के लिए स्प्रिंग कह सकते हैं 2023 के लिए न्यू बुक्स आ जाएंगी इस अटेम्प्ट में, मींस रिवाइज्ड होके, जिसमें दो पेपर मजीद एडअप हो जाएंगे, कुछ मजीद रिफाइनमेंट हो जाएगी, कुछ FAR1 में जो कोर्स चेंज हुआ थोड़ा सा उसको इसके अंदर एडअप किया जाएगा। PRC4 की बुक अंडर प्रोसेस है। FAR2 आप लोगों के साथ रहते हुए इंशाल्लाह इस दफ़ा ये बुक भी तैयार होगी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे चैप्टर्स आगे चलते जाएंगे बुक साथ साथ तैयार होगी, आपको इंशाल्लाह मिलती रहेगी। मैं अपनी हद तक इम्कान कोशिश करूँगा कि मैं इस दफ़ा आपको अपने नोट्स, अपने ही सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूँ, और मैं साइड बाय साइड इसके ऊपर काम कर रहा हूँगा अपने इस स्प्रिंग 2023 के सेशन में। तो बाय द एंड ऑफ 23 बुक आ जाएगी, मीन्स बन जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन इसके ऊपर फौरी तौर पर काम करना और बच्चों को ये कहना कि मेरी बुक अवेलेबल है, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन साथ साथ इंशाल्लाह नोट्स आपको मिलेंगे। तो अब मजीद कौन सी बुक आप ले सकते हैं, आप स्टडी टेक्स्ट से पढ़ सकते हैं, और जो मार्केट में और भी बुक्स हैं मैं इंशाल्लाह डिस्कस कर दूंगा क्लासेस लेते हुए। जिससे मेरा पैटर्न मिलता है मैं अभी मिलकर डिस्कस कर देता हूँ। मेरा पैटर्न, चूंकि मैं ऑलरेडी एक जगह पे काम करके आया और फिर मेरे फॉर्मेट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें की गई, तो मैं पहले पिछले 2 सेशन में तो सर अदनान रऊफ साहब की बुक को रेफर किया था। इस दफ़ा मैंने आपको बता दिया मैं अपने नोट्स प्रोवाइड करूँगा, तो आपको इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप बुक के ऊपर खर्चा करें। और ये होते भी दो दो वॉल्यूम्स हैं, और 2 वॉल्यूम्स का खर्चा भी तकरीबन बच्चों का 3000 के नज़दीक हो जाता है। तो मैं अब नहीं चाहता कि इतना खर्चा बच्चों के ऊपर डाला जाए। तो इंशाल्लाह मैं अपने नोट्स प्रोवाइड आप लोगों को करूँगा इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी। ये मेरा टीचिंग बैकग्राउंड है जो कि मैं करता रहा हूँ। टीचिंग जो यहाँ पर मैंने की है CA मेड इजी पर और नियर पियर पर। तो PRC4 मेरा नियर पियर पर गोइंग ऑन है। CAF1 CA मेड इजी और नियर पियर दोनों पर मौजूद है। CAF3 मेरा CA मेड इजी नियर पियर दोनों पर मौजूद है। FAR2 CA मेड इजी नियर पियर दोनों पर मौजूद है। ये जो लिंक्स लिखे हुए हैं ये यहाँ पर एक नियर पियर का है और एक CA मेड इजी का पिछले सेशन का जो क्लासेस करवाई हुई हैं उनके लिंक्स हैं। CAF6 MFA भी इंशाल्लाह वो वाले स्टूडेंट्स जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि मैंने रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह स्टार्ट कर देनी है। तो मेरा इंशाल्लाह नियर पियर के ऊपर तो पोस्ट रिजल्ट में आ जाएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन से उम्मीद है कि आप फाइनेंस पोर्शन में मुझे CA मेडिजी पर भी देखेंगे। CA मेडिजी पर मैं इसको पढ़ा भी चुका हूँ, फाइनेंस पोर्शन स्प्रिंग 22 के अंदर। हम ज़्यादा बातें FAR2 के ऊपर ही करेंगे। हमारा मेन मकसद FAR2 है। ये तो मेरा सिर्फ क्या है, इंट्रोडक्शन है कि मैं क्या क्या कुछ करता हूँ, क्या क्या कुछ पढ़ाता हूँ। मजीद भी शायद नेक्स्ट सेशन में आप किसी और सब्जेक्ट में भी देखें मुझे, लेकिन फिलहाल अभी तक का यही प्रोग्राम है, क्योंकि कबल अज वक्त ज़्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आप ज़्यादा आगे जा चुके हुए हैं, तो वो वाला सब्जेक्ट अर्लियर स्टेज का होगा अगर मैं मजीद किसी में आऊँगा भी, एड अप भी होऊंगा। तो लें बच्चों, अब
बात आती है कोर्स चेंज हुआ है या नहीं हुआ, कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन लाजमी तौर पर होता है कि कोर्स आउटलाइन चेंज तो नहीं हुई है। तो बच्चों, कोर्स आउटलाइन आपकी कैफ 1 FAR 1 की भी चेंज नहीं हुई, पुरानी बुक है। कैफ 3 की भी चेंज नहीं हुई, पुरानी बुक है। कैफ 5 रिवाइज्ड बाइस लिखा हुआ है, जो हमारा टॉपिक है, जिसे हमने देखना है और करना है। तो ये कैफ 5 रिवाइज्ड जो लिखा हुआ है बेटा, यही बुक थी पिछली दफा भी, रिवाइज्ड बुक ही FAR 2 की लास्ट टाइम भी थी, फॉर ऑटम 22 भी। इसकी तस्दीक हम करते हैं, मैंने मेरा ख्याल ऑटम 22 की भी एग्जामिनेशन गाइडलाइन यहाँ पर ऐड अप की हुई है। यस, ऑटम 22 की एग्जामिनेबल बुक्स अगर हम देखें तो FAR 2 पिछली दफा ऑटम 22 में भी वही बुक थी। इट मींस आपका कोर्स चेंज नहीं हुआ। अब हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे कोर्स आउटलाइन पर। स्टूडेंट्स को बिल्कुल नहीं पता होता हमारे कोर्स में क्या क्या कुछ है। मेरा ये जैसे कहते हैं ना, मेरा एक्सपीरियंस है, बच्चों ने देखा तक नहीं होता कि ये भी कोई बला है, ये भी कोई चीज है जिसको हमें फॉलो करना होता है। और जो बच्चे इस चीज को फॉलो करते हैं वो अच्छी पढ़ाई भी कर जाते हैं, अच्छी रिवीजन भी कर जाते हैं और इजीली पास भी हो जाते हैं। एटलीस्ट अगर मैं बात करूं बच्चों, अपनी बात करूं, तो मैं इस चीज को बहुत ज्यादा फॉलो किया करता था और इजीली पास भी हो जाता था फिर, अल्हम्दुलिल्लाह। मींस मुश्किल पेश नहीं आती थी हमें, वैसी मुश्किल पेश आती है जो एक रूटीन स्टूडेंट को मुश्किल पेश आती है कि कोर्स में जब आपने सारी चीजें मुकम्मल कर ली तो फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाना चाहिए और आप कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। क्योंकि टाइम हमने वेस्ट नहीं करना। सिंस टुडे बच्चों हमारे 3 ग्रेड्स हैं, ओनली 3 ग्रेड्स। 3 ग्रेड्स, 1 2 3। पहला ग्रेड है बच्चों अप्रोक्सीमेटली ऑन एवरेज 30 मार्क्स का। ये ऐसा ग्रेड है जो आपको पास करवाने में अहम किरदार अदा करेगा और हम ऐसे पढ़ेंगे कि आपको ये वाला ग्रेड सबसे आसान ग्रेड लगेगा। दूसरा ग्रेड है रफली ऑन एवरेज 30 मार्क्स का, मैंने इन दोनों की एवरेज की है। और थर्ड ग्रेड है ऑन एवरेज 40 मार्क्स का। अब इसके अंदर मिनिमम 25, 25 और 45 पर भी खेला जा सकता है। मीन्स 25, 27 मार्क्स देके यहाँ पर 45 तक खेला जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है बच्चों। अब पहले ग्रेड के अंदर क्या कुछ आता है, आपने नाम सुना होगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का और नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। जिन बच्चों ने FAR 1 पढ़ा है वो कम अज कम इस चीज से वाकिफ हैं कि हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते हैं, चेंजेस इन इक्विटी भी बनाते हैं, तो ये भी शामिल है हमारे कोर्स में। नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी शामिल है, लेकिन ये किसी एक डिफरेंट अंदाज में शामिल है। अब हम कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहे होंगे और उसके नोट्स देख रहे होंगे इन डिटेल कि हमें कौन कौन से नोट देने होते हैं। एक ये टॉपिक है हमारा, और दूसरा टॉपिक है बच्चों ये सारा, ये है कंसोलिडेशन का टॉपिक, जो कि आपको पास करवाने में अहम किरदार अदा करेगा। कंसोलिडेशन के अंदर एक छोटा सा टॉपिक एसोसिएट से रिलेटेड भी है। किधर गया? ये एसोसिएट से रिलेटेड, तो ये एसोसिएट का अगर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बनाने की कोशिश भी करें तो ये मैक्सिमम 8 मार्क्स तक का बना सकता है। मींस वो कह सकता है कि यार एसोसिएट को जिस तरीके से करना होता है ना हमने रिकॉर्ड, उसका एक काम कर दो, लेकिन अभी तक हिस्ट्री में ऐसा नहीं किया गया क्योंकि सारा का सारा टॉपिक टेस्ट हो जाता है कंसोलिडेशन के एक क्वेश्चन के अंदर।
तो 20 मार्क्स हो गए बच्चों यहां से पक्के, पेट आने ही आने हैं, मींस ये क्वेश्चन आना ही आना है। अब मिनिमम मार्क्स कितने पूरे करने हैं? 25। तो इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा क्वेश्चन भी आना ही आना है। ये दोनों टॉपिक्स आने ही आने हैं। लेकिन ये वाला टॉपिक मिड ऑफ द सेशन चल रहा होगा, और चूंकि फाइनल अकाउंट के अंदर तमाम टॉपिक आ सकते हैं, एग्जाम हो सकते हैं, ये बिल्कुल एंड पर होगा हमारे। आगे बढ़ते हैं। सेकंड ग्रेड। सेकंड ग्रेड में बच्चों 4 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है IFRS 39। हिस्टोरिकली ये मस्ट क्वेश्चन रहा है, 8 मार्क्स तक का, 7-8 मार्क्स का लाजमी क्वेश्चन आता है। हमारे 3-4 दिन लगेंगे और ये वाला टॉपिक हमारा तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। दूसरा टॉपिक है बच्चों IFRS 16। हिस्टोरिकली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, और पिछली 2-3 अटेम्प्ट्स में तकरीबन ये लाजमी टेस्ट होता रहा है। एक ये टॉपिक है, या ये, और या फिर दूसरा टॉपिक है IAS 38। इन दोनों में से कोई एक मस्ट क्वेश्चन है। कभी IAS 38 आ जाता है, कभी IFRS 16 आ जाता है, कभी दोनों भी अब दे सकता है। जिस तरीके से अब हमें ग्रिड डिजाइन करके दिया है उसने, उस तरीके में ये सारे टॉपिक्स भी पूछ सकता है हमसे, कोई ऐसा टॉपिक खाली नहीं जाता। तीसरा टॉपिक है बच्चों बायोलॉजिकल एसेट IAS 41। यस, IAS 41 बायोलॉजिकल एसेट्स। यस, ये आ गया बायोलॉजिकल एसेट। ये एक आसान टॉपिक है, नॉर्मली MCQs आते हैं इसमें से, नॉर्मली। तो MCQs के लिए 2-3 मार्क्स यहां से हम देख लेते हैं, और हमने पूरे करने हैं 30 मार्क्स, 25 से 35 मार्क्स। तो 25 से 35 मार्क्स में अगर मैं 8 मार्क्स इसमें लगाऊं तो बाकी कितने बच गए? मिनिमम मैंने 25 भी लेने हैं, तो 18 मार्क्स यहाँ पर बचे। तो एक बड़ा क्वेश्चन ग्रेड में से, हर ग्रेड में से होना है। 3 बड़े क्वेश्चंस आते हैं आपको, तो 3 बड़े क्वेश्चन, 3 बड़े ग्रेड्स, बाकी सारे छोटे टॉपिक्स, कोई 10 मार्क्स का, कोई 8 मार्क्स का, कोई 12 मार्क्स का। 15 मार्क्स से ऊपर के क्वेश्चंस 3 आने हैं, तो उनमें एक फॉल करेगा। दूसरा टॉपिक पूछने को पूछ सकता है, MCQs में लेके जा सकता है, तो 5-7 मार्क्स का पूछ सकता है, लेकिन स्टिल उसके पास 35 मार्क्स तक की गुंजाइश मौजूद है कि वो हर टॉपिक टेस्ट कर ले। नेक्स्ट है बेटा सबसे बड़ा ग्रेड, जो कि 45 मार्क्स का था, 35 से 45 मार्क्स का। इसमें जजमेंट लेना जरा सी मुश्किल काम, क्योंकि बड़ा ग्रेड के अंदर जजमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल। एथिक्स ओनली फॉर MCQs, या फिर कोई किसी और टॉपिक के अंदर जम करके कोई चंद चीजें वो पूछ सकता है। MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन मिक्स विद अदर टॉपिक, ये वो काम करेगा अगर वो करेगा तो। रिसेंट अटेम्प्ट्स के अंदर, पिछली 1-2 अटेम्प्ट्स में उसने इसे IFRS 15 के साथ मिक्स करके पूछा, और लेकिन एथिक्स को रखा 2 मार्क्स के ऊपर या 3 मार्क्स के ऊपर। तो ये लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक एथिक्स आ जाता है। और वो स्टूडेंट्स जो साथ ऑडिट पढ़ रहे हैं, जो साथ ऑडिट पढ़ रहे होंगे, उन्हें ये वाली चीजें याद भी नहीं करनी पड़ती, ऑलरेडी उन्होंने याद की होती है। अदर एरियाज बच्चों, अब यहां पर अगर मैं बात करूं, एक है IFRS 8, मैक्सिमम 8 मार्क्स का, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए या फिर MCQs के लिए ये वाला टॉपिक आता है। दूसरा टॉपिक जो बड़ा टॉपिक है वो है बच्चों IAS 10 and 37। ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, लेकिन इसकी मजे वाली बात यह है कि वो स्टूडेंट्स जो मेरे साथ पढ़ेंगे, मैंने इसको ये तकरीबन सारे का सारा IFRS से पढ़ा देना है।
और हम देख के नकल मार के भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये नहीं है कि आपने बस ये डेफिनेशन लिखनी है, ऐसा नहीं है, एनालिसिस करना है। लेकिन एनालिसिस करने के लिए चीजें दरकार होती हैं, वो स्टैंडर्ड में डायरेक्टली लिखी हुई हैं, समरी फॉर्म में लिखी हुई हैं, तो हम डायरेक्टली इसे स्टैंडर्ड से देख रहे होंगे। मैं बाद में डिस्कस करता हूं मैं कौन से टॉपिक स्टैंडर्ड से डायरेक्टली करवा देता हूं, और बच्चों को बहुत हेल्प होती है। खास तौर पे उन्हें स्टैंडर्ड पढ़ना आ जाता है, उनको स्टैंडर्ड पढ़कर चीज़ों को लोकेट करना आ जाता है। जब लोकेट करना आ जाता है तो कोई चीज़ ऐसी जो वो छोड़ भी गए हैं तो वो भी पेपर में देख के ढूंढ सकते हैं। कंटिजेंट लायबिलिटी ये वो IAS 37 ही है, एक 10 है और एक 37 है, ये दोनों कंबाइंड करके पूछे जाते हैं एक ही जगह पे। फिर बच्चों ये आपका है IFRS 15, जो कि अब एक हिसाब से लाजमी क्वेश्चन हो चुका हुआ है, मस्ट क्वेश्चन। अगर 40 मार्क्स हैं तो उसमें से एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाना है, और वो बड़ा क्वेश्चन IFRS 15 नहीं है, वो बड़ा क्वेश्चन IAS 12 है, और हिस्टोरिकली वो यही पूछ रहा है। करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स, जिन्होंने टैक्सेशन पढ़ी हुई है वो थोड़ा बहुत उन्हें करंट टैक्स की वर्किंग आती है इसके अंदर, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि उस टैक्सेशन को आपने क्या करना है, भूल जाना है। यहाँ पर IAS 12 लाजमी तौर पर पिछली हिस्टोरिकली एक लाजमी क्वेश्चन रहा है और आ रहा है, और ये मस्ट क्वेश्चन ही है, आना ही आना है। 40 मार्क्स में से उसने पूरे करने हैं, तो 40 मार्क्स ऐसे ही पूरे नहीं होने जब तक कि वो ये दो टॉपिक्स टेस्ट ना करे लाजमी तौर पर। और आखिरी टॉपिक है IAS 21। ये ऐसा टॉपिक है जो किसी भी टॉपिक के साथ मिक्स हो सकता है, किसी भी टॉपिक में जम हो सकता है। मसलन ये है फॉरेन करेंसी से रिलेटेड, आपने चीजें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बाहर से खरीद ली, तो उसमें कौन सा अप्लाई होगा, IAS 21 अप्लाई होगा। ठीक, आपने कोई और चीजें खरीदी हैं, आपने मवेशी मंगवा लिए हैं, कहाँ से भला, अल्लाह भला करे, ऑस्ट्रेलिया से, तो वो मवेशी हमारे IAS 41 में आते हैं, बायोलॉजिकल एसेट, तो उसके साथ भी ये एडअप हो सकता है। आपने इन्वेस्टमेंट बाहर कर दी हुई है, इन्वेस्टमेंट IFRS 9 में आती है, सॉरी IFRS 39 लिख दी, IFRS 9 है, तो इसके अंदर भी जम हो सकता है। तो जो वो टॉपिक कहीं ना कहीं पे ना एड अप कर दिया जाता है, ऐसे करके किसी और की साथ एक जम करके उस क्वेश्चन को बना दिया जाता है। तो ये हो गए हमारे टॉपिक्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन मैंने आपके साथ लाजमी तौर पर भी बता दिए, और फिर अब मैं बताऊंगा कि मैंने स्टैंडर्ड से कौन कौन सी चीजें पढ़ा देनी है। मैं उसे अनसर्कल कर देता हूँ। IFRS 15 टोटली स्टैंडर्ड से तकरीबन सारे का सारा, 1037 मेजरली स्टैंडर्ड से, IFRS 8 टोटली स्टैंडर्ड से, एथिक्स है ही नहीं हमारे पास स्टैंडर्ड में, IAS 21 नहीं, IAS 12 नहीं, ये सारे स्टैंडर्ड से 100% नहीं हो सकता। IAS 41 100% स्टैंडर्ड से, और बाकी जो हैं टॉपिक्स जो स्टैंडर्ड के हैं, मसलन IFRS 9 है, मैं इसमें समरी बताऊंगा कि भाई ये सारा कुछ पढ़ा है, तो ये समरी हमारी लिखी हुई है कहाँ पर, स्टैंडर्ड में। होप सो आपको बात पता चल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर वीडियो भी ऑफ हो गई थी, मुझे भी तरह तरीके आ जाएंगे बच्चों, कोई मसला नहीं है। मुझे पहले मैं करवा रहा था एक और चैनल के जरिए, अब इसके ऊपर करवाऊंगा मैं इंशाल्लाह, बच्चों को खींच लूंगा, टेंशन नहीं लेनी।
हम बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत से चलेंगे, बच्चे हमारे साथ प्यार मोहब्बत से चलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम। मैंने डिस्कशन कर दी पूरे कोर्स आउटलाइन की। कोर्स आउटलाइन के अंदर आपको बता दिया क्या क्या चीज़ें हैं, और इसको आपने अपने पास संभाल के रखना है। जो जो सा टॉपिक मुकम्मल होता जाए आप उसको उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से करें। मींस 8 मार्क्स का है तो उसके ऊपर 8 मार्क्स वाली एफर्ट लगनी चाहिए, ना कि 15 मार्क्स। ये बच्चे ये गलती करते हैं। एक IFRS 9 है, 8 मार्क्स तक का पूछा जाना है बच्चे, उसके ऊपर अगर बहुत ज्यादा टाइम लगा दोगे तो फिर वो वाले टॉपिक्स जो 15 मार्क्स से ऊपर पूछे जा सकते हैं वो हर्ट हो जाएंगे। तो हमने बहुत तरीके से चलना है। अब बच्चों आते हैं कि मैं आपको किस किस तरीके से कोर्स कवर करवा दूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, और हमारा वे आउट क्या होगा, किस तरीके से हम चलेंगे। बच्चों हमारा जो कोर्स आउटलाइन, जो हमारा कोर्स शुरू हो रहा है, कल से हमारा आगाज हुआ था। 23 सितंबर को ओवरऑल ओरिएंटेशन थी। आज 24 तारीख है, मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। 26 तारीख से हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। हमारा कोर्स एंड करने का टाइम है 31 जनवरी। एक पैटर्न के ऊपर हम चलते हैं, डेली क्लास होगी, डेली एक ही टाइम पर क्लास होगी, और वो टाइमिंग है आपकी 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। 1.5 घंटे की क्लास डेली बेसिस पर एक ही टाइम पर। कोई इसके अंदर ये चीज नहीं होगी कि मैं छुट्टी कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे। छुट्टियां मैं ना करता हूँ, कोशिश यही होती है अनलेस एंड अनटिल की कोई बहुत बड़ी मजबूरी बन जाए, खुदा ना खास्ता कोई फौती वगैरह हो जाए, कोई इस तरीके का काम हो जाए, कोई एमरजेंसी हो जाए, तो वो अलहदा बात है। अल्लाह ताला आसानियां पैदा किए रखे सबके साथ, तो अदरवाइज छुट्टी नहीं होगी और हम डेली बेसिस पर पढ़ेंगे। अब कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे कोर्स कवर करना है, इस टाइमलाइन को हमने फॉलो करना है। इसी टाइमलाइन के ऊपर हमारे टेस्ट्स हैं, इसी टाइमलाइन के ऊपर सारा हमने कोर्स को कवर करना है। इसी टाइमलाइन के ऊपर मैंने पिछले सेशन में तकरीबन बड़े आराम से कोर्स को कवर करवाया है। मेरे पास इस सेशन में टोटल 131 डेज बनते हैं। इस 23 तारीख से लेकर 31 तारीख तक 19 सैटरडे बन रहे हैं, 19 संडे बन रहे हैं। एक छुट्टी आपको 8 अक्टूबर को सैटरडे वाले दिन हो जाएगी। ईद मिलादुन नबी की साथ आपका संडे मिल जाएगा। बच्चे रोज अच्छा सा पढ़ सकते हैं इस दिन के अंदर। 3 दिन रिजल्ट के मिलेंगे, और FAR2 वाले स्टूडेंट्स का तो रिजल्ट आना ही आना है। जिन्होंने FAR2 पढ़ना है उनका तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो ये 3 छुट्टियां हैं आप लोगों को रिजल्ट डे की। मिड टर्म में भी आपको एक बूस्टर मिलेगा कि आप ये 8 छुट्टियां जनरली बनती हैं, संडे टू संडे 8 डेज। 5 लिखे हुई हैं, 5 वर्किंग डेज के तौर पर लिखा हुआ है, एक्सक्लूडिंग संडे, एक्सक्लूडिंग सैटरडे सॉरी। तो जनरली टोटल ये 8 डेज बनते हैं मिड टर्म। कायदे आज़म डे अल्हम्दुलिल्लाह 25 दिसंबर छुट्टी का दिन, इसको भी आपको छुट्टी देंगे लेकिन वो संडे को होगी। अब मेरे पास दिन बचते हैं कि अगर मैं विदाउट सैटरडे पढ़ाऊं तो मेरे पास 84 डेज, और विद सैटरडे पढ़ाऊं तो 103 डेज, और मैं 103 डेज पढ़ाऊंगा आपको इंशाल्लाह। 100 डेज का टारगेट होगा। 100 डेज का मतलब है 100 डेज 1.5 घंटे का लेक्चर, तो 150 घंटा, 154 घंटे हम इंशाल्लाह क्लास में देंगे। 1.5 घंटे की हमारी क्लास होगी। टेस्ट का वे आउट थोड़ा सा चेंज किया गया है। अब आपको ऐसा नहीं किया जाएगा जिस दिन ICAP का पेपर है उसी दिन आपने पेपर देना है, टेस्ट देनी है। टेस्ट फ्राइडे वाले दिन 6 PM के ऊपर आपको मिला करेगा, और ये मैनेजमेंट हमें गाइड कर देगी इंशाल्लाह। बाद में टेस्ट के जो आपके होते हैं, अलग से ग्रुप्स बनते हैं, टेस्ट के ग्रुप्स, उसके अंदर टेस्ट के कंडक्ट करने वाला जो है, जो बच्चा चेक करता है, वो भी सीनियर लेवल के ऊपर है। मीन CA फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, ऐसा नहीं है बाकी कॉलेजेस की तरह कि वो भी आपके लेवल का ही बंदा हो। तो वो CA फाइनल के लेवल के पर्सोनल हैं जिन्हें परमानेंटली हायर किया गया हुआ है,
और वही आपको टैकल करते हैं, देते हैं, टेस्ट चेक करके देते हैं, आपकी क्यूरीज भी रिजॉल्व करते हैं, मैं भी क्यूरीज रिजॉल्व करूंगा, वो भी क्यूरीज रिजॉल्व कर देंगे इंशाल्लाह। तो ये आपका फ्राइडे को टेस्ट हुआ करेगा। एक बात, अब आते हैं हम कोर्स आउटलाइन कैसे करने हैं, कैसे कैसे चलना है। बेटा मैं ग्रेड 2 से स्टार्ट करता होता हूँ, IFRS 16 से स्टार्ट करेंगे, IFRS 16 के ऊपर 2 वीक्स लगाएंगे, हमारा IFRS 16 मुकम्मल हो जाएगा। इसमें मैं कोशिश करूंगा एंड पर कुछ रिकॉर्डिंग्स ऐसी दे दूं जो पहले से रिकॉर्डेड है, चंद लेक्चर्स की वो आप तक पहुंच जाएगी, और कुछ फ्रेश रिसेंट टाइम्स के क्वेश्चंस हम ज्यादा सॉल्व कर पाए, इस वजह से ये रिकॉर्डिंग्स लिखी गई हैं। समहाउ मेरा ज्यादा फोकस रिकॉर्डिंग्स के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, हम लाइव ही इसको इजीली कैटर कर जाएंगे। समहाउ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो होमवर्क में दे दिए जाते हैं और उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, तो वो मैं क्या करूंगा, मैं रिकॉर्डिंग्स दे दूंगा आपको इंशाल्लाह। देन IS ग्रेड 2 का दूसरा बड़ा क्वेश्चन IS 38, ये एक छोटा टॉपिक है, तो ये हमारा इंशाल्लाह 7-8 दिन में हो जाएगा। देन IS 21 जो कि ग्रेड 2 का ही है, IS 21 ग्रेड 2 का था, ग्रेड 3 में तो नहीं रहेगा, पहले तो ग्रेड 2 में होता था, ग्रेड तो चेंज नहीं कर दिए इन्होंने। ग्रेड C में है इस वक्त, तो पहले भी ग्रेड C में था, 3 में था, ग्रेड 3 है जी, मेरे से गलती से लिखा गया हुआ, किधर गया, IS 21 ग्रेड 3 से है। तो ये शॉर्ट सा टॉपिक है, ये बिल्कुल सेम पैटर्न पे चल रहा होगा, जिस पैटर्न पे मैं आपको ये पढ़ाऊंगा टॉपिक IFRS 16, उसी पैटर्न पे ऊपर मैं IS 21 आपको पढ़ा दूंगा, उसी पैटर्न के ऊपर ही IFRS 9 पढ़ा दूंगा। मीन्स हमारी जर्नल एंट्री का पैटर्न एक ही तरह का हो जाएगा, एक ही तरीके से ही हम डील कर जाएंगे, तो फिर चीजें याद रखना आसान हो जाती हैं। फिर आपका रिजल्ट डे आ जाएगा बच्चों, रिजल्ट डे में आपने इंशाल्लाह यशी करनी। IS 41 आएगा बच्चों फिर, जो कि ग्रेड 2 से है, इसको मैं चेक कर लूंगा, ये हो सकता है इन्होंने ग्रेड को चेंज कर दिया हो, आई विल चेक इट आउट। कोर्स आउटलाइन में कोई चेंज नहीं है, ग्रेड में चेंज हो सकती है, वो अभी थोड़ी देर में बाद में हम कंफर्म कर लेते हैं दूसरा निकाल कर। IS 12 फिर करवाऊंगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट एरिया है ग्रेड 3 का। IS 12 में अच्छा खासा टाइम लगाएंगे हम, रफली 15 दिन का टाइम इसके लिए है। फिर IFRS 8 ग्रेड 3 का कंसोलिडेशन पे वंस अगेन अच्छा खासा टाइम लगेगा हमारा, 18 दिन, 12, 14, 15 वर्किंग डेज इसके ऊपर है हमारे पास। कोशिश मैं करूंगा कि इसको मिड से पहले खत्म कर दूं, किसी ना किसी तरीके से थोड़ा सा टाइम हम कम करें, लेकिन मैंने क्वेश्चन के तौर पर रखा हुआ है कि बाद में भी मेरे पास 3 दिन मौजूद हैं। कोशिश यही होगी कि इसको मुकम्मल तौर पर मिड से पहले कवर कर दिया जाए, ताकि आपका मिड के अंदर एक अच्छा हेल्दी सा टेस्ट हो सके। देन IS 1037 ग्रेड 3 का है, फिर IFRS 15 रह जाएगा हमारा मिड के बाद, बस मेजर टॉपिक, और फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के ऊपर वंस अगेन मैंने अच्छे दिन रखे हैं, ये जनरली 3-4-5 दिन में हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर भी 8 डेज सामने, 4-3-7-8 दिन हमारे यहाँ पर भी लगेंगे। IFRS 15 एक लेंथी टॉपिक, IFRS 15 के ऊपर 2 वीक से प्लस टाइम हमने रखा है, क्योंकि हमने बड़ी डिटेल में स्टडी करनी है, और डायरेक्टली स्टैंडर्ड से स्टडी करने में थोड़ा सा टाइम दरकार होता है। रीज़न क्या है स्टैंडर्ड से डिस्कस करने का, वो ये है कि अल्लाह ताला की हेल्प के बाद एक चीज़ है जो हमारी पेपर में हेल्प कर सकती है, वो है ओपन बुक IFRS। और मैं भी आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हेल्प ये हुई है रिसेंट अटेम्प्ट में बच्चों की। एथिक्स है,
बिल्कुल लीस्ट इंपॉर्टेंट मैंने पहले डिस्कस किया, इसके ऊपर 2-3 दिन देंगे। कुछ रिसेंट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस हम करेंगे, कुछ दरमियान में हो गए होंगे, कुछ इक्का दुक्का बिल्कुल एंड पर हम इंशाल्लाह रख लेंगे। ये हमारा रिवीजन प्लान आ गया बच्चों। नेक्स्ट आता है टाइमिंग। टाइमिंग में पहले बता चुका हूँ, मेरी 2:30 से लेकर 3:30 बजे तक क्लास हुआ करेगी रेगुलर बेसिस पर। और पोस्ट में मेरी कोई क्लास नहीं है, FAR2 से रिलेटेड, CMA की क्लास FAR2 से रिलेटेड है। अब बच्चों बात करता हूँ मैं ओपन बुक की कि किस तरीके से इसने मदद की हुई है IFRS में। वो बच्चे जो FAR1 का पेपर देकर आए हैं उनको एक क्वेश्चन आया था कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का। ये वो वाला क्वेश्चन है जो मैं खुद बगैर देखे नहीं कर सकता था। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ाता हूं, पढ़ाने के बावजूद मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता था। इतनी चीजें जुबानी याद नहीं की जा सकती इतनी वर्सटैलिटी के साथ, लेकिन इतनी सारी चीजें आराम से जिसने स्टैंडर्ड से पढ़ा देख के कर सकता है। ये सारे के सारे मसलन 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्टली स्टैंडर्ड से थे। 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि एक रेप्लिका MCQ का था ICAP की बुक से। जो MCQs के क्वेश्चंस आए थे FAR1 में, उसमें भी अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड पैरा से डायरेक्टली हो सकता था, बोरिंग कॉस्ट का डायरेक्टली पैरा से हो सकता था, क्वेश्चन देखा जा सकता था, चेक किया जा सकता था कि भाई मैंने कैलकुलेशन गलत तो नहीं कर रहा, उसकी वेरिफिकेशन की जा सकती थी। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये भी पैरा से डायरेक्टली बताया जा सकता था। तो 3-4 MCQs के अंदर भी आराम से हेल्प मिल सकती थी। मतलब ये कि रफली 8-9 मार्क्स डायरेक्टली FAR1 के जो थे वो डायरेक्टली MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन में 8-9 मार्क्स डायरेक्टली स्टैंडर्ड से देख के हो सकते थे। अब बात करता हूँ FAR2 की। वो भी मैंने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन लिए हैं जो कि डायरेक्टली पैरा से टिक हो सकते थे। मैंने कहा था MCQs के लिए IFRS 8 पूछा जाता है अक्सर, और ये डायरेक्टली स्टैंडर्ड के पैरा से देख के हो सकता था। IFRS 16 जो कि उस तरीके से नहीं इतना डिटेल में स्टैंडर्ड से किया जाता, मींस उसके अंदर प्रैक्टिकली क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, वो भी एक क्वेश्चन दे दिया गया और वो भी डायरेक्टली स्टैंडर्ड से देख के किया जा सकता था। तो मदद कहां पर मिल गई? MCQs के अंदर 3 मार्क्स की भी मदद मिल जाए ना, तो मैं कहता हूं कि ये 3 मार्क्स हीरा है। 48 और 51 में 3 मार्क्स का फर्क होता है। वो बच्चे जो फेलियर की तरफ चले जाते हैं, 3 क्वेश्चंस की गलत ऑप्शंस चूज कर जाते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज आपको मैंने कहा था MCQs के लिए एथिक्स वगैरह, तो ये एथिक्स का क्वेश्चन है। ये फाइनल अकाउंट से रिलेटेड एक MCQ है। ये दोनों तीनों एथिक्स से ही हैं, आई थिंक सो। तो आपको टॉपिक्स मिक्स मिलेंगे MCQs के अंदर, लेकिन उनमें मदद आराम से मिल सकती है बच्चों डायरेक्टली स्टैंडर्ड से। और मैंने आपको बता दिया मेरा तरीकाकार ये है कि अल्लाह ताला की मदद के बाद जब मदद मिल ही सिर्फ और सिर्फ एक दूसरी चीज जो है वो है IFRS, तो फिर IFRS से पढ़ लो। बुक्स के अंदर जो चीजें लिखी गई हैं ना बच्चों, बुक्स में वो सेम है जो कि IFRS में है। अब मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखाता हूं कि जो रिसेंट अब बुक चेंज की गई है वो क्या की गई है। अब ICAP की जो बुक आई है उसके अंदर डायरेक्टली स्टैंडर्ड के पैरास के रेफरेंसेस दे दिए गए हैं जो रिवाइज बुक आई है। मतलब क्या? मतलब ये कि अब एग्जामिनर खुद कहता है कि मैंने स्टैंडर्ड के अंदर घुस के चीजें पूछनी है, और स्टैंडर्ड में जब बुक के अंदर स्टडी टेक्स्ट में वही चीजें दी गई हैं जो स्टैंडर्ड से कॉपी करके हैं, तो फिर व्हाई नॉट हम ये वाली सारी बातें जो यहाँ पर लिखी हुई हैं यहाँ से देख लें
कि भाई हमने चीजें मुकम्मल कर ली हैं या नहीं की हैं, और स्टैंडर्ड से कर लें, वो चीज आनी स्टैंडर्ड से। अब ये वाला टॉपिक इतना ट्रिकी कर दिया गया है कि अब अक्सर चीजें वो वाली पूछ रहा होता है जो पहले से टेस्ट नहीं हुई है। तो अगर हमने स्टैंडर्ड से चीजें पढ़ी हुई हैं और स्टैंडर्ड से पढ़ना सीखा हुआ है, तो हम कम से कम चीज को देखकर एनालाइज कर कर पेपर में उस चीज का सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। मसलन मैं एक छोटी सी बात करता हूं, आपने IS 41 पढ़ा, IS 40 पढ़ा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी FAR 1 में पढ़ा। FAR 1 का इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लीज के साथ मिक्स होके क्वेश्चन दिया जा सकता है। एक छोटे से पैरा के अंदर ये बात लिखी हुई है, लेकिन अभी तक क्वेश्चन ये वाला टेस्ट नहीं हुआ, और मैं इस चीज को डिस्कस करूंगा। हो सकता है मैं क्वेश्चन भी बना के करवा दूं, लेकिन एक चीज पहले से टेस्टेड नहीं है और बच्चे को पता है यस सर ने पढ़ाई हुई है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है उसको डील करना अगर आ जाए तो। लेकिन ऑन अदर एंड दूसरा स्टूडेंट है जिसने पढ़ाई नहीं हुआ, जिसने बुक स्टडी टेक्स्ट से पढ़ लिया या किसी और बुक से पढ़ लिया, अब वो मेमोराइज करने की कोशिश कर रहा है। इतनी मोटी बुक मेमोराइज किस लिए करनी है? इतनी मोटी बुक समझो और ये चीज जानो कौन सी चीज कहां पर लिखी हुई है, बस समझो। समझने में बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी, जो सी चीजें पैटर्न के ऊपर हैं वो चीजें याद हो जाएंगी, जो सी चीजें पैटर्न पर नहीं है वो क्या करेंगे, हम ये सीखेंगे कौन सी चीज कहां पर लिखी हुई है। भाई पेपर में आ जाए वहां से देख के कर दो, नहीं आती तो माशाल्लाह से किस बात की टेंशन है हमें। तो तरीके कार से चलें, उस तरीके कार से चलें जिसमें हमें फायदा है। मैंने पहले बोला कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं अपने नोट्स प्रोवाइड करूं, अपनी बुक की फॉर्म के अंदर चीजों को लेकर आऊं, उसमें इंशाल्लाह मैं कामयाब भी होऊंगा, आपको चीजें दूंगा भी। अब दूसरी साइड पर बुक्स हैं, 3-4 हज़ार रुपया उन बुक्स पे लग जाता है, वही वाला हम स्टैंडर्ड के ऊपर खर्चा कर लेंगे तो हमारा बचत भी हो जाएगी, पेपर भी इंशाल्लाह पास हो जाएगा, सारा काम भी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये है। और ये बाय कहां से उन्हें? ओनली फ्रॉम आई कैप। सीरियल नंबर 17 पर हुआ करते थे। कैसे बाय करनी है? आप जाएंगे आई कैप की साइट ओपन करेंगे, आई कैप की साइट ओपन करेंगे, अपना लॉगिन लगाएंगे, लॉगिन लगा के आपके पास यहाँ पे कहीं पे पब्लिकेशन आ रही होगी, ठीक है? पब्लिकेशन ये लिखा हुआ है ना, वो आपके लॉगिन के अंदर पब्लिकेशन आएगी, उसके अंदर आपका डाटा फिल करेंगे और फिल करने के बाद आपको चीजें क्या होंगी वो मिल जाएंगी। आपको सीरियल नंबर 17 पे IFRS लिखा हुआ मिल जाएगा। ये तो हो गई मेरी तरफ से बातें छोटी छोटी सी, मैं किस तरह से पढ़ाऊंगा, क्या क्या कुछ करूंगा, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। हाँ, एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा, वो ये कि आपको फोकस करना है कॉन्सेप्ट्स क्लास के अंदर। यू विल गेट PDF ऑफ द क्लास। आप क्या करेंगे, आपका ऑल क्लास वर्क क्या होगा, वो होमवर्क होगा। आप उसे होमवर्क में वही सेम क्वेश्चन को परफॉर्म करेंगे, कंपेयर करेंगे विद PDF पे जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो भी आप रजिस्टर पर लिखेंगे। आप क्लास वर्क होमवर्क के तौर पर हो जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाएगा, आपको चीजें करना भी आ जाएंगी, आपके अपना रजिस्टर भी तैयार हो जाएगा और काम मुकम्मल भी हो जाएगा। प्लस होमवर्क जो मिलेगा वो आप मुकम्मल कर लेंगे। इसके अलावा जो ही चैप्टर कंप्लीट हो जाए, इसके तमाम पास पेपर
आपने करने हैं, खाली नहीं छोड़ना। कोई एक भी पास पेपर, एक भी स्टडी टेक्स्ट की एग्जांपल खाली नहीं जानी चाहिए। ये दो चीजें इंश्योर कर लें, पास पेपर और स्टडी टेक्स्ट की एग्जांपल्स, पेपर इंशाल्लाह पास है आपका। सिर्फ दो चीजें इंश्योर कर लें, प्लस तीसरी क्लास वर्क तो है ही है। ये तीन चीजें शॉर्टी के साथ कर लें, आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी। अब आपके क्वेश्चन आंसर, आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, कोई चीज आपको ना समझ लगी हो अभी वो पूछ सकते हैं, चैट के अंदर लिख के पूछ लें, वॉइस ओपन करके पूछ लें, जैसे आपका दिल करे। स्टैंडर्ड यूज किए बगैर पेपर सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता? बेटा मैंने इतनी डिटेल में बातें ये की हैं कि स्टैंडर्ड हेल्प करता है, पेपर सॉल्व हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि पेपर सॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन एग्जामिनर अब जैसे कहते हैं ना पंजाबी में, तिखा होता चला जा रहा है, वो चीजें अंदर से छुपा के निकालना शुरू हो गया हुआ। तो बेहतर यही है कि आप स्टैंडर्ड साथ साथ बाय भी करें। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अभी तक यही है, जिस स्टूडेंट ने मेरी बात मानी है उसे उसने हेल्प किया है। 2021 क्या 2018 वाले भी अगर आपके पास स्टैंडर्ड मौजूद है वो भी काम कर जाएंगे। लिहाजा जिसके पास कोई पुराने स्टैंडर्ड्स पड़े हुए हैं वो काम करेंगे। स्टैंडर्ड चेंज नहीं हो रहे, हमने वही वाला स्टैंडर्ड पढ़ने हैं जो 2017 में तकरीबन फाइनल हो गए थे, उससे आगे चेंज नहीं आई उनमें। उससे आगे जो चेंजेस आई हुई हैं वो सीए फाइनल के अंदर है। तो जिसने नहीं लेने हैं, तो 2022 में अगर कोई खरीद रहा है इस वक्त, 2021 वाले ही शायद मिलेंगे, तो इसने चलना है 2026 25 26 तक आपका ये एप्लीकेबल रहेंगे। इनमें इतनी ज्यादा चेंज नहीं आती। मीन्स आपका ये अभी खरीदे हुए सीए फाइनल में भी काम आएंगे, और इंशाल्लाह जो फाइनल है आपका एमएस से उसके अंदर भी काम आ जाएंगे। मैंने बिल्कुल स्टार्ट में बताया था मेरी FAR2 की बुक पब्लिश ना हुई है, ना इस सेशन में हो सकती है। आई विल वर्क साइड बाय साइड ऑन दिस। इधर गया, बुक पब्लिश मेरी दो हैं, FAR1 CMA। FAR2 के ऊपर मैं आपको पढ़ाते हुए साथ साथ इसके ऊपर काम करूंगा, साथ साथ चैप्टर तैयार करूंगा, साथ साथ चैप्टर आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। ठीक, अगर कहीं पे मैं नाकाम हो रहा हुआ तो फिर आपको बता दूंगा, फिर आप बुक ले लीजिएगा ये वाली, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बच्चे बगैर बुक लिए स्टडी टेक्स्ट से भी पढ़कर पास होते हैं, ऐसे मसला नहीं है। स्टडी टेक्स्ट में भी एम्पल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एम्पल पास पेपर दिए हुए हैं, बस एग्जाम्पल के नाम से दिए हुए हैं। हाँ, स्टडी टेक्स्ट का पैटर्न, मेरा पैटर्न फर्क हो जाएगा मुख्तलिफ चैप्टर्स में। ठीक, तो उसके लिए सेम पैटर्न पे आने के लिए आपको इंशाल्लाह क्या दिया जाएगा, आपको ये बुक दी जाएगी इंशाल्लाह। सॉफ्ट फॉर्म में आपको प्रोवाइड हो जाएंगे ये चैप्टर्स तमाम के तमाम, और साथ साथ बुक तैयार हो जाएगी, और नेक्स्ट सेशन के एंड पर बुक एंड पर बनेगी। पब्लिश होने ना होना इस सेशन में पॉसिबल नहीं है। इस सेशन में ये 3 पब्लिश होंगी बुक्स इंशाल्लाह। तो योर क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर गाइडलाइंस यू वांट? किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, ये भी डिस्कस कर देते हैं। हाउ मच टाइम, हाउ टू स्टडी।
बच्चों जिसके 3 पेपर हैं या 2 पेपर हैं, 3 पेपर्स, 2 पेपर्स, जितने भी पेपर हैं, आप ईच सब्जेक्ट के लिए 2.5 आवर्स टू 3 आवर्स क्या कर लें, सेपरेट कर लें कि आपने ये खुद काम करना है डेली बेसिस पर। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है वो स्टूडेंट जो रेगुलर स्टडी करता है, और ये मेरे अपने ऊपर भी साधक आया हुआ है, ऐसा मसला नहीं है कि मैंने ये चीज वो बता रहा हूं जो बस सुनी सुनाई है, ये मैं अपने ऊपर अप्लाई किया हुआ है, मैं इस पूरे सिनेरियो से, पूरे फेज से गुजरा हुआ हूं। रेगुलर स्टडी जो बच्चा करता है, और फिर टीचिंग एक्सपीरियंस के अंदर अलग बात है, एक है पर्सनल स्टूडेंट लाइफ एक्सपीरियंस, एक है फिर टीचिंग एक्सपीरियंस, दोनों इकट्ठे कर लूं तो ये रेगुलर स्टडी वाली बात बहुत सादिक आती है। इवन सेकंड डिवीजन होल्डर कैन क्वालिफाई। मेरे एक सीनियर थे, एक बॉस रहे हैं, वो सेकंड डिवीजन होल्डर थे और क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट थे। रेगुलर स्टडी करने वाला स्टूडेंट पास इजीली हो जाता है। रीजन क्या होती है? ही हैज कॉन्फिडेंस। बच्चों 2 चीजों से जितना करें, अवॉइड ओवर कॉन्फिडेंस, अवॉइड लो कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस कभी एक जमाने में मेरे अंदर भी आ गया था और मैं खुद फेल हुआ उस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। वो क्या था? वो ये था कि भाई मैं विद आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ और विद आर्टिकल्स सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, तो सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ तो मैं इंशाल्लाह पास हो जाऊंगा। पूरा कैफ ड्यूरिंग आर्टिकल्स हो गया, सीए फाइनल का एक पेपर आर्टिकल्स में हो गया। अब मेरे अंदर क्या आ गया? ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। मैं बाद में मुझे उस ओवर कॉन्फिडेंस ने चपेड़े लगाई, भाई इतना बड़ा तू नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हुआ। फिर जब आप फिर 1-2 दफा हो जाते हैं ना, तो फिर लो कॉन्फिडेंस आपके अंदर पैदा हो जाता है। वो नहीं होने देना। क्यों? आपने पास ही होना है इंशाल्लाह। कोई एक आधी अटेम्प्ट लगने से लो कॉन्फिडेंस नहीं होता। जब आपकी ज्यादा अटेम्प्ट लग जाती है, फिर मैंने बच्चों में देखा है उनमें कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, पास वो भी हो जाते हैं। मेरे पास सीएमए में स्टूडेंट आया पिछले अटेम्प्ट में, उसने 4-5 अटेम्प्ट दे चुका हुआ था, मुख्तलिफ बड़े बड़े टीचर से पढ़ चुका हुआ था। मैंने उसको पढ़ाया, अब उसने मुझसे पढ़ा, तरीकेकार से पढ़ा, कुछ पेपर आसान आया, कुछ उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया, बार बार मुझसे क्वेश्चन पूछता रहा, क्यूरीज पूछता रहा, तो वो पेपर पास कर गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने 2 चीजों से अवॉइड करना है। ओवर कॉन्फिडेंस, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं मसला ही कोई नहीं, आखिरी महीने में कर लूंगा। लो कॉन्फिडेंस, जो प्रैक्टिस नहीं करता उसके अंदर लो कॉन्फिडेंस आ जाता है। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आने देना। ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस के ऊपर फेल हुए हैं, और फिर ऐसा कॉन्फिडेंस शैटर हुआ कि वो लो कॉन्फिडेंस में चले गए। मैंने लिटरली स्पीकिंग देखे हैं। मेरे पास रिसेंट में एक बच्ची पढ़ी है, मुझसे बहुत अरसा पहले इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग पढ़ी थी, फिर उधर उधर चली गई, FAR2 किसी और से पढ़ा, FAR2 किसी और से पढ़ा, फेल हुआ, फिर पढ़ा उसी से, फिर फेल हुआ। क्या अल्टीमेटली पहले ओवर कॉन्फिडेंस था, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में मेरे से पढ़कर फेल हुई। जब मैंने कहा हाँ भाई क्या मसला हो, मैं तुम्हें कहता था पढ़ लो, मैंने मसला ही कोई नहीं है, मैं AFC बस आखिरी महीने में पढ़ा तो ये भी पास हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस। मैं उसको बार बार बोलता था कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, वो उसने नहीं पढ़ा, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो फेल हुई। उसके बाद जब पढ़ना शुरू हुई तो फिर इंटरव्यू भी पास हुई, फिर शायद FAR1 भी मुझसे पढ़ी, वो भी पास हुई फर्स्ट टाइम में। यस, मेरे से ही पढ़ी थी, फर्स्ट टाइम में पास हुई। फिर FAR2 में फिर चली गई कहीं और। तो ये मैं नहीं कह रहा कि जी उधर जाने से फेल हो गई है,
कहीं ना कहीं पे उसका अंदर फ्ला रहा, मीन्स चीजें तरीके से नहीं लेकर चली, इस वजह से फेल हो गई। तो ओवर कॉन्फिडेंस उसके अंदर था, और अब मैंने उसके अंदर लो कॉन्फिडेंस देखा। तो इन दोनों चीजों से क्या करना है, आपने इज्तिनाब करना। अच्छा, एक ये बात हो गई। अच्छा, एक और चीज, एक चीज ये है बच्चों, आपने क्लास वर्क किया, उसे होमवर्क के तौर पर किया, ईच वीकेंड के ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ एक फेवर मेरे लिए कर दीजिएगा। वो ये कीजिएगा कि जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा, उनको एक वीक के बाद पूरे वीक के आपने देखने हैं। जस्ट पढ़ना है, करना नहीं है, जस्ट पढ़ना है। ये काम आपने करना है। 2 वीक्स गुजर जाए, 2 वीक्स पीडीएफ आपने देखने। एक चैप्टर खत्म हो जाए, फुल चैप्टर का पीडीएफ आपने देखना है, पढ़ना है, करना नहीं है। ये क्या करेगा, आपको रिवाइज करवाएगा और फास्ट एंड इफेक्टिव मैनर में पूरा चैप्टर रिवाइज करवाएगा। और जब आप इसको इसी तरीके से 2-4 वीक्स में जस्ट पढ़ते रहेंगे, ये वाला टॉपिक कभी ज़हन से भूलेगा नहीं, और टिल एंड आप आराम से रिवीजन भी करते रहेंगे। आपका कॉन्फिडेंस भी फुल रहेगा, आपको चीज भूलेगी भी नहीं, आपको चीजें याद रहेंगी, आप आराम से पेपर पास कर जाएंगे इंशाल्लाह। स्टैंडर्ड अभी से ले लें। स्टैंडर्ड लेने का फायदा अभी से ये होगा कि मैं जो जो सी चीजें क्लास में हाईलाइट करवाऊंगा वो आप साथ साथ हाईलाइट कर लेंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये चंद गाइडलाइन, सिलेबस में कोई चेंज नहीं आई, मैं पहले बता चुका हूँ। रिवाइज सिलेबस नहीं लिखा हुआ, रिवाइज बुक लिखी हुई है। 2022 में उन्होंने रिवाइज की थी, ऑटम 22 में भी वही 2022 की रिवाइज बुक पढ़ाई गई, और अभी वही वाली 2022 की रिवाइज बुक चलनी है, स्टडी टेक्स्ट की। जॉब के साथ स्टडी कैसे मैनेज की जाए बेटा, जैसे मैं आर्टिकल के साथ मैनेज करता रहा हूं, सेम आपका सिनेरियो जॉब के साथ बनेगा। अब आपने एक लिमिटेड टाइम में पेपर पास भी करने हैं, ठीक। मैंने उसी लिमिटेड टाइम में पूरा कैप पास किया है, जिस लिमिटेड टाइम में आपने सारे पेपर पास करने हैं, ठीक है। मीन्स आप 4 साल का आपका टोटल टेन्योर है, जिसके अंदर पूरा कैप पास करना होता है। और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने रिमेनिंग पेपर्स देखने हैं, उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है। ये काम मार्च 22 से, 1 मार्च 22 से आप लोगों ने देखना है। अब पढ़ाई को मैनेज कैसे करें बेटा, 9 to 5 जॉब है आपकी। और कुछ स्टूडेंट्स, क्या मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स पिछले सेशन में पढ़ते रहे हैं, 1-2 सेशन में पढ़ते रहे हैं। मैंने कहा कि भाई क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रहे, तो उसने कहा कि जी एक बेटी थी, उसने कहा मैं जॉब करती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ। तो एक और स्टूडेंट था, वो उसने भी यही कहा कि मैं या पढ़ाता हूँ या मैं जॉब करता हूँ, साथ साथ स्टडी को मैनेज कर रहा हूँ। तो उसका तरीकाकार यही है बेटा, मैं अपना जाती तौर पर ये काम किया करता था, 9 to 5 मेरे आर्टिकल्स थे। उसके बाद मैं जाता था लाइब्रेरी। जो मेल स्टूडेंट्स हैं वो तो आराम से जा सकते हैं, जो फीमेल स्टूडेंट्स है वो घर के अंदर कुछ ऐसा पैटर्न करें कि 2-3 घंटे लाजमी तौर पर डेली बेसिस पे पढ़ना है, 3 घंटे लाजमी तौर पर पढ़ना ही पढ़ना है। अब उनके पास वो टाइम नहीं है, मींस 3 घंटे 2 घंटे एक ही पेपर पे देने के लिए, तो कम से कम 2 या 3 पेपर तो देने हमने इंशाल्लाह। तो फिर 3 से 4 घंटे डेली बेसिस पे रखें, और संडे को लाइब्रेरी जाएं, चाहे वो मेल स्टूडेंट है चाहे फीमेल स्टूडेंट है। अगर वो लाहौर से ताल्लुक रखते हैं, अगर किसी और शहर से ताल्लुक रखते हैं, जॉब कर रहे हैं, लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं है, तो घर के अंदर उन्होंने तकरीबन 10-12 घंटे पढ़ना है। सोशल सर्कल 4 महीने के लिए भूल जाए, वो सोशल लाइफ जो है ना, वो
पेपर देने से लेकर नई क्लासेस स्टार्ट होने के दरमियान में बस एंजॉय करें कुछ अरसे के लिए. दिस इज द वे आउट दैट यू कैन प्रोसीड. एनी अदर क्वेश्चन? मेरा ख्याल आपका आंसर हो गया है और मैंने अपने तौर पर तो बेहतरीन आंसर कर दी है. जी बच्चों, और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो पूछ सकते हैं. अदरवाइज आज वाहिद दिन है जिसमें क्लास जल्दी खत्म हो सकती है. अदरवाइज क्लास इंशाल्लाह टाइम पे स्टार्ट होगी, टाइम पे खत्म होगी. 2:0 PM पे आपकी क्लास का आगाज हुआ करेगा इंशाल्लाह. पहले मैं पौने 2 घंटे की क्लास थी, उसमें मैं 15 मिनट ज़ाया कर देता था, 10 मिनट लेट आता था, 5 मिनट जल्दी छोड़ देता था. अब चांसेस यही हैं कि मैं आपको 1 घंटा 25 मिनट पढ़ा रहा हूँ एट मिनिमम. वो भी डिपेंड करता है क्लास के अंदर कि हमारा टॉपिक कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा. मेजरली मेरा तरीकाकार 1.5 घंटा पढ़ाने का ही है. यस बेटा, मंडे से स्टार्टेड है क्लासेस. बेटे ने लेट स्टार्ट किया, मंडे से प्रॉपर क्लासेस स्टार्टेड है इंशाल्लाह. डेली बेसिस पर क्लास नोट्स ही करते चले जाएं तो जरूरत नहीं पड़ेगी. किस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा? क्लास नोट्स प्लस ICAP की स्टडी टेस्ट की एग्जांपल प्लस ICAP के पास पेपर, ये 3 चीजें मैंने बोलनी है. 3 things to be done to get pass in first attempt. नहीं, पर्सनल नोट्स बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है. जो क्लास वर्क है वो सारा होमवर्क पे है. जब सारा होमवर्क है तो आपने वो नोट्स खुद ब खुद बन गए. मैं किसी शेड्यूल को फॉलो करूंगा, लाइक कब तक सिलेबस खत्म हो जाएगा बेटा? डेली क्लास, डेली 1.5 घंटे की क्लास, डेली 2 बजे से 3.5 घंटे की क्लास. आपने लेट ज्वाइन किया, ये मैंने पूरा एक पैटर्न दिया है जो कि आपके साथ गूगल ड्राइव में शेयर भी हो जाएगा. और वो पैटर्न है बेटा जी ये मैंने पूरा कोर्स प्लान दिया है कि मैंने कब कौन सा टॉपिक शुरू करना है, कौन सा टॉपिक एंड करना है. आपको स्क्रीन नजर आ रही है बेटा मेरा? आई थिंक सो. IFRS 16 शुरू हो जाएगा परसों से. ये खत्म करने का टाइम भी मैंने दिया. मैं इसमें कोई एक दिन पहले, एक आधा दिन लेट हो सकता हूँ, डिपेंड ऑन द सिचुएशन. लेकिन अगर मैं लेट हुआ तो बच्चे मुझे पकड़ लेंगे कि सर आप लेट हो रहे हैं. अगर मैं जल्दी चला गया तो सर मेरे पास और टाइम होगा, मैं क्या करूंगा, मैं एक आधा और पास पेपर करवा दूंगा. ठीक, ये टेंटेटिव प्लान ऐसा है. पिछली दफा मैंने इसी तरह से प्लान शेयर किया था. उसी प्लान के ऊपर हमने बहुत आराम से कोर्स कवर किया, बहुत आराम से, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इजीली कोर्स कवर हुआ. ये प्लान ना बनाओ तो मुश्किल होती है. ये पूरा का पूरा प्लान बेटा जी है और डेड एंड टाइम है हमारा 31 जैन इंशाल्लाह. ठीक है, कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि डेली क्लास टाइमिंग चेंज हो. कोई चक्कर नहीं है कि हमने किसी और को देख के क्लास की टाइमिंग एडजस्ट करनी है. हमारा एक पेट टाइम है और पेट टाइम है 1.5 घंटा. कोई 3 घंटे की क्लास नहीं होनी, कोई 4 घंटे की क्लास नहीं होनी, कोई 2 घंटे की क्लास नहीं होनी. इंशाल्लाह 1.5 घंटे की क्लास होती रहेगी. हाँ, अगर आप लोग चाहें तो मैं 2 घंटे की क्लास एंड पर जाके कभी आप कहें यार कोर्स सर जल्दी जल्दी खत्म करें, आपकी मेहरबानी, और आपका कोई क्लैश ना हो, तो शायद मैं कहूँ कि यार चलो मैं 1.5 घंटे की या 1.25 घंटे आपको दे देता हूँ.
ऐसा पॉसिबल है हल्का फुल्का सा, लेकिन अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैंने 1.5 घंटे की क्लास 1.25 घंटे में भी लेकर जानी है। और मैंने 150 घंटे का प्लान बनाया हुआ है। 150 घंटे के अंदर हमने टोटल कोर्स कवर करना है 100 डेज, 1.5 घंटा, टोटल 150 घंटे। यस, ड्राइव लिंक ग्रुप में शेयर होगा, ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में रख दिया जाएगा। बच्चों को भूल भी जाए तो वो डिस्क्रिप्शन में से उठाएंगे और वहां से नोट्स क्या करते रहेंगे, लेते रहेंगे। और ये सिर्फ उनको अवेलेबल होगा जो क्लासेस लेते रहेंगे और कंटिन्यू करते रहेंगे। डेफिनेटली उनके पास इसका लिंक मौजूद होगा। हाँ, अगर कोई शेयर करता है तो वो उसकी अपनी माँ के ऊपर वो शेयर कर रहा होगा कि किसी और के साथ शेयर कर दिया, लेकिन जेन्युइनली उसकी इजाजत नहीं है, लीगली जेन्युइनली उसकी इजाजत नहीं है, एथिकली उसकी इजाजत नहीं है। सिर्फ उनके लिए है जो क्लास पढ़ रहे हैं और उन लोगों के लिए है जो क्लासेस ले रहे हैं। मैंने कहा इस बात को मैं क्लियर कर दूं, जो सी चीज पब्लिक के लिए होती है वो पब्लिक में शेयर कर दी जाती है। मसलन ये 2-3-4 दिन के लेक्चर हो सकता है मैं पब्लिक में खुद भी शेयर कर दूं, क्योंकि जब क्लासेस पब्लिक हैं तो ये भी पब्लिक हो जाए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन ओवरऑल पूरी चीज पब्लिक उस तरीके से पॉसिबल नहीं है। ऑलरेडी आतिफ आबदी साहब बहुत लेस प्राइस के ऊपर आप लोगों को ये चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, टेस्टिंग सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। एक बात डिस्कस करना मैं भूल गया था, टेस्ट से रिलेटेड। कब कब टेस्ट होंगे? हर फ्राइडे को टेस्ट होगा। जैसे जैसे आप पढ़ते रहेंगे, मसलन आपने लीज खत्म किया, आपका लीज का टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट 1 फ्राइडे वाले दिन 14 अक्टूबर को पहला टेस्ट। फिर आपने IAS 38 खत्म कर लिया होगा, IAS 21 खत्म कर लिया होगा, उसका टेस्ट हो जाएगा। देन टेस्ट 3 आपका, आपने IFRS 9 खत्म कर लिया होगा, IAS 14 IAS 12 का बेसिक्स कवर कर लिया होगा, तो वो आपका टेस्ट हो जाएगा। IAS 12 बड़ा क्वेश्चन आपका टेस्ट हो जाएगा, बड़ा टॉपिक्स ज्यादा टेस्ट, छोटा टॉपिक एक टेस्ट। कंसोल IAS 12 फिर से टेस्ट हो जाएगा IFRS 8 के साथ इंशाल्लाह। फिर कंसोलिडेशन का टेस्ट आ जाएगा आपका, फिर कंसोलिडेशन विद एसोसिएट का टेस्ट आ जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट चीजें हैं। IAS 1037 पढ़ा दिया होगा, यहाँ पर कवर हो रहा है, उसका टेस्ट आ जाएगा। मैंने कोशिश किया है कि आपका टेस्ट भी आपको 5-6 दिन रिवीजन के भी मिल जाए। IFRS 15 चल रहा होगा, IFRS 15 का टेस्ट हो जाएगा। फिर IFRS 15 का एक और टेस्ट हो जाएगा। फिर आपका फाइनल अकाउंट का मेजर टेस्ट आखिरी हो जाएगा इंशाल्लाह। और फिर ग्रैंड मॉक आपका इंशाल्लाह मंडे से स्टार्टेड है, 19 फेब से। ये हमारा पूरा कोर्स आउटलाइन है, पूरा कोर्स प्लान भी सामने आ गया आपके बेटा, और टेस्ट की डिस्कशन भी आ गई कि टेस्ट हमारे किस किस तरीके से होने हैं। टेस्ट बहुत ज्यादा चीजें नहीं सिखाते हैं, टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाते हैं जिसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अदरवाइज पेपर पैटर्न आईकैप के सॉल्यूशन से ज्यादा अच्छा, आईकैप के पास पेपर से ज्यादा अच्छी चीज कोई नहीं है। मतलब आप हर क्वेश्चन को टाइम मैनेजमेंट सीख सकते हैं। स्टॉप वॉच चलाओ, मोबाइल ऑफ करो, क्वेश्चन पकड़ो, पढ़ना शुरू करो। अब उस टाइम लाइन के अंदर देखो कितना क्वेश्चन सोल्व किया और कितना टाइम ऊपर लग रहा है। वो स्टूडेंट्स जो CMA पढ़ चुके हुए हैं, अब R2 पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए एक टर्म वो जल्दी समझ जाएंगे, लर्निंग कर्व आपने पढ़ा हुआ है। तो ये लर्निंग कर्व होती है कि आपने पहला क्वेश्चन किया 40 मिनट लगे, दूसरा क्वेश्चन करें 35 मिनट लगेंगे, तीसरा क्वेश्चन करेंगे 30 मिनट लगेंगे। प्रैक्टिस होती चली जाएगी, ये टाइम ड्यूरेशन कम होता चला जाएगा। प्रैक्टिस को रूटीन में रखेंगे, प्रैक्टिस होती रहेगी, माइंड में याद रहेगा टॉपिक, रिवीजन करते रहेंगे। रजिस्टर को खोल के, अपने रजिस्टर को, मेरे नोट्स को खोल के बार बार देखते रहेंगे, कंपाइल कर लें। चैप्टर खत्म होता है, एक फाइल बना लीजिएगा उसकी। अब पूरा चैप्टर आपके पास है, फाइल खोली, उठाकर देखना शुरू कर दिया। पूरा 10 दिन के लेक्चर, पहले 2 दिन के तो बेसिक्स होते हैं, बाद में रिवीजन में वो उनकी जरूरत भी नहीं पड़ती है। बाद में जब पास पेपर्स हो रहे होते हैं और चीजें चालू होती हैं, वो ज्यादा जरूरत होती है।
वो रिवीजन कर लें। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से चलेंगे तो बहुत आसानी रहेगी आपके लिए, और आपको टाइम मैनेजमेंट मिलेगी टेस्ट के जरिए, और अनसीन क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आई कैप में आपके आने हैं। तो ये दो चीजें मेजरली आपको चीजें सिखाती हैं टेस्ट, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट। पास पेपर में क्या होता है, आपके पास सोल्यूशन भी होता है, आप कहते हैं अच्छा यार ये नहीं समझ लग रही, क्या करूं, पेज पलटा, चलो जी देखा सोल्यूशन सामने, अच्छा ये करना था, हाँ 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 ये तो मुझे आता है, बस सही कोई नहीं। और भाई ब्रेन स्टॉर्मिंग तो की ना आपने, तो टेस्ट में ये काम नहीं होगा, आपके पास सोल्यूशन नहीं होगा। अब जो सा स्टूडेंट अपने साथ सिंसियर है वो ये काम करेगा, टेस्ट देगा। जो सा सिंसियर नहीं है, तो मैं ये नहीं कहता टेस्ट ना देने वाला बच्चा पास नहीं होता, मैंने कभी टेस्ट नहीं दिया, मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। क्यों? मैंने की थी सेल्फ स्टडी, कोई था ही नहीं मैंने कहीं पे जाके टेस्ट देना है, मेरे माइंडसेट में वो टेस्ट सिस्टम बैठा ही नहीं है। मैं अपने आप को आई कैप को ही वो टेस्टिंग के अंदर लेकर आता था। ठीक है, तो मैंने अपने लिए वो चीज डिवाइस कर ली हुई थी। तो मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो बच्चा जो टेस्ट देता नहीं फेल ही होगा ना, झूठ नहीं बोलना, पास होगा इंशाल्लाह, वो भी पास होगा। लेकिन वो बच्चा जो टेस्ट देता रहता है, रेगुलर स्टडी करता रहता है, उसकी पासिंग रेशियो ज्यादा है बनिस्बत उस बच्चे के जो टेस्ट भी नहीं देता, पढ़ता भी रेगुलरली नहीं है। पास वो भी हो जाता है, लुढ़क लुढ़क के अभी नहीं पास हुए तो कोई बात नहीं, मसला कि आई कैप तो फेल करता ही है, वो ये सोचता है। हालांकि आई कैप फेल उन बच्चों को करता है जो पेपर के एक लेवल पर नहीं पहुंचते हैं। तो ये सिचुएशन है बच्चों। अब आप लोगों ने मजीद कोई क्वेश्चन पूछा है तो कोई और मजीद क्वेश्चन पूछ लें, और फिर हम छुट्टी करेंगे। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह फिर आपसे मंडे वाले दिन लाइव मुलाकात होगी। वो स्टूडेंट्स जो जॉब कर रहे हैं और लाइव नहीं आ सकते, सिर्फ वो ऐसा वो रिकॉर्डिंग को ऑप्ट करें। काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है, बच्चों को ये देखा गया है जो रिकॉर्डिंग के ऊपर जाते हैं वो बड़ा टाइम पड़ा हुआ है, मसला ही कोई नहीं है, कर लेंगे। उस 100 तो लेक्चर सर ने करवाने हैं सिर्फ, वो मैं 150 की स्पीड पे सुन लूंगा, नहीं होना। फिर मुझे वही वाले मैसेज आने हैं, और फिर मैंने कहना मैंने ओरिएंटेशन में बोला था ना करना, ये मुझे मैसेज आने हैं, सर 30 लेक्चर रहते हैं, सर 35 लेक्चर रहते हैं, क्या बाकी टाइम में हो जाएंगे? क्या अगर मैं सिर्फ और सिर्फ लेक्चर सुन लूं तो क्या पेपर हो सकता है? ये वाले मैसेजेस आने हैं फिर मुझे। तो ऐसा काम सिंस द डे वन अगर आप रेगुलर हो जाओगे ना बच्चों, तो एक बात याद रखना, मैंने पहले बोला है जो स्टूडेंट रेगुलर होता है ना वो बच्चा कम फेल होता है, जो स्टूडेंट रेगुलर नहीं होता वो बच्चा ज्यादा फेल होता है। रेगुलर हो जाओगे, डेली का काम डेली करोगे, डेली की क्यूरीज डेली रिजोल्व कर लोगे, मैं भी उसी वक्त चल रहा हूँ, आप भी उसी वक्त चल रहे होंगे, मुझे भी चीज फ्रेश होगी, मेरे माइंडसेट में भी फ्रेश होगी, आपके माइंडसेट में भी फ्रेश होगी। आप चीजें पूछेंगे, जो सी चीज नहीं समझ लगेगी मैं बाद में उस दिन ही व्हाट्सएप में भी जवाब दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, मसलन क्लास आपने ली, क्लास के बाद आपने दोबारा से खुद पढ़ा, अब आपको एक चीज तंग की, आपने पीडीएफ देखा फिर भी नहीं समझ लगी, क्वेश्चन रेज कर दो ग्रुप के अंदर, कोई मुझसे पहले कोई और स्टूडेंट ने देख लिया वो जवाब दे देगा। अब मैं ऐसा भी होता है वो वाला स्टूडेंट गलत जवाब दे देता, फिर मैं दोनों को सही कर देता हूँ, अगर उसने जवाब सही दे दिया है तो फिर मैं उसको वेल डन बोल देता हूँ, यस गुड। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक दूसरे की भी मदद हो जाएगी, टाइमली भी हो जाएगा। अब मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, क्लास पढ़ाते हुए तो मैं नहीं जवाब दे सकता ना, मैं तुम्हारे को जवाब दूंगा। ठीक है, क्लासेस एक तरतीब से चलती रहनी है, और आपका तो टाइमिंग भी बहुत अच्छी सी है ना, तो इस वक्त बच्चों ने सो रहे होना है, यार सुबह 8 बजे की क्लास है ये, ना ही कोई जो मर्जी हो जाए, ये वाली तो क्लास लाइव ली ही जा सकती है सिवाय उस बंदे के जो जॉब कर रहा है। कि जॉब के अंदर मुझे पता है कि नहीं पॉसिबल है,
कुछ बच्चे पॉसिबल कर सकते हैं, कुछ बच्चों को लीनियंसी मिली होती है कि कोई मसला नहीं है, आप क्लास अपनी ले लें। लेकिन उसके अंदर भी दरमियान में अडल्ट समटाइम्स आ जाती हैं कि ऑफिस के अंदर इतना ज्यादा बर्डन आ गया है कि आप नहीं कर सकते हैं उस वक्त में, तो फिर उस दिन आप रिकॉर्डिंग ले लें। तो सिर्फ सिर्फ उस वक्त रिकॉर्डिंग रखें। अपने आप को रेगुलर रखने का तरीकाकार यही है कि आप रेगुलर क्लास ले लें। होप सो एवरीथिंग इज क्लियर। आप डेली का काम डेली करेंगे और इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम में पास होकर दिखाएंगे। मेरी सजेशन वंस अगेन यही है, स्टैंडर्ड अभी से ले लो। अल्लाह ताला की मदद के बाद ये वो वाली चीज है जो मदद कर सकती है पेपर में, और जो सी चीज पेपर में मदद कर सकती है वो 2 मार्क्स भी अगर आपको पेपर में मदद देना, दैट इज मोर देन एनफ। हालांकि मदद मोर देन 10 मार्क्स की मदद मिलती है। मैं खुद क्यों बोलता हूं, मैं ऐसा स्टूडेंट रहा हूं जिसने जो जो सा भी ओपन बुक रहा है पेपर मैंने मदद ली है। मैंने 20-20 मार्क्स से क्वेश्चन देख के किए हैं बच्चों, 20-20 मार्क्स से क्वेश्चन बीएफडी में। बच्चे नहीं कर सकते, वो बच्चा नहीं कर सकता जिसने पढ़ा ही नहीं हुआ वहां से, लेकिन वो बच्चा कर सकता है जिसने पढ़ा वहां से हुआ। एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।